गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हम लोग इसके पहले हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा, तो जो 11th वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब फूड का सिंथेसिस होना। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके अंदर अपना पिगमेंट्स होता है। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सोलर एनर्जी होता है, प्लांट सोलर एनर्जी का यूज करता है, यूटिलाइजेशन करता है, और सोलर एनर्जी का कन्वर्जन वो करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जैसे ATP है, NADPH2 है, इसमें कन्वर्ट करके इस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर वही एनर्जी वो यूज करता है CO2 को रिड्यूस करने के लिए। और जब CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आप देखिए, लाइट ड्रिवन, ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे? लाइट है। लाइट ड्रिवन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फूड मटेरियल्स बाय ग्रीन प्लांट्स by using CO2 and H2O is called photosynthesis। CO2 एटमॉस्फेयर से लेगा, H2O सॉइल से ले लेगा ना, और इसको यूज करके वो CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक एंड एंडरगोनिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस हो रहा है। एंडरगोनिक का मतलब होता है जहाँ पे एनर्जी आके स्टोर हो जाए। तो केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जाके क्या हो गया? स्टोर हो गया। ये जो फूड मटेरियल्स नहीं होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होता है, उन्हीं बॉन्ड्स में एनर्जी आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक और एंडरगोनिक प्रोसेस होता है, जबकि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एम्फीबॉलिक मेनली कैटाबॉलिक होता है रेस्पिरेशन, हालांकि एनाबॉलिज्म भी हो जाता है कभी कभी। तो एम्फीबॉलिक और एक्सर्गोनिक, ये एंडरगोनिक था फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एक्सर्गोनिक है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना है, उनके कार्बन कार्बन बॉन्ड में फूड एनर्जी स्टोर है, और वही बॉन्ड टूटेगा कब? फूड ब्रेक कब होगा? रेस्पिरेशन के टाइम पे फूड का जब ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी निकलेगा। एनर्जी रिलीज होना कहलाता है एक्सर्गोनिक। तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन में, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर हो जाता है कार्बन कार्बन बॉन्ड में। बाय फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी का कन्वर्जन प्लांट केमिकल एनर्जी में करा लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है उस एनर्जी को। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटम कन्वर्जन। क्वांटम कन्वर्जन मतलब सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में प्लांट के थ्रू होना, इसी को बोलते हैं क्वांटम कन्वर्जन। तो फोटोसिंथेसिस का ये जो इक्वेशन है, ये हम दिखा रखे हैं, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट, सोलर एनर्जी एंड पिगमेंट्स। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बना है, प्लस 6H2O + 6O2, ये निकलता है बाहर। तो ये फोटोसिंथेसिस का हमने इक्वेशन दिखा रखा है ओवरऑल। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए ज़रूरी है। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है, तो हम बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये जो CO2 होता है बेटा, ये जो वाटर होता है, फोटोसिंथेसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो इसी से ही ना ये ऑक्सीजन निकलता है। और जो CO2 है, CO2 का रिडक्शन होता है। तो आपको बताएं, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो इससे ऑक्सीजन निकलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का यूज करके ATP और NADPH2 बना लिया जाता है। ये कब होता है? लाइट रिएक्शन में होता है। और जो ATP और NADPH2 बना है, उसका यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में, CO2 के रिडक्शन में। और जब CO2 का रिडक्शन होगा तो इससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट डार्क रिएक्शन बनेगा CO2 के रिडक्शन से। और लाइट रिएक्शन में ना वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा ना। तो ये आप याद रखना। तो ओवरऑल अगर हम देखें, फोटोसिंथेसिस में
लाइट रिएक्शन भी है, डार्क रिएक्शन भी है। लाइट रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फेज है, वहाँ वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीडेशन होता है। डार्क रिएक्शन जो होता है वहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज रेडॉक्स प्रोसेस, रेडॉक्स प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ, रेडॉक्स। नोट कर लीजिए, फिर आगे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं, लिख लीजिए। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सम साइंटिस्ट, यहाँ पे हम कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किए हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में अपना योगदान दिया, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ना कुछ बताया उसके रिकॉर्डिंग। तो आप देखें, जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करनी है, शॉर्ट में बात करनी है। तो आप देखें यहाँ पे जैसे एक नाम आता है जोसेफ प्रिस्टले। प्रिस्टले साहब ने ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, इन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया। इन्होंने NCERT में देखिए डायग्राम बना हुआ है। ही यूज्ड मिंट प्लांट, बेलजार, कैंडल एंड माउस टू रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा था इन्होंने जैसे बेलजार लिया था, दो एक्सपेरिमेंट किया, सेम दो टाइप का एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने एक बेलजार लिया, बेलजार में एक जलता हुआ मोमबत्ती रख दिया, कैंडल रख दिया, और उसी में एक माइस रख दिया, और बेलजार से ऐसे सब कुछ ढक दिया। तो जाहिर सी बात है जब तक एयर रहा होगा तब तक मोमबत्ती जली रही होगी और वो माइस जिंदा रहा होगा। लेकिन जैसे ही एयर ख़त्म हो गया, बेलजार के अंदर ढका हुआ था, एयर जैसे ख़त्म, जो कैंडल था वो जलना बंद कर दिया, बुझ गया, और जो माइस था वो मर गया क्योंकि एयर मिला नहीं, ऑक्सीजन मिला नहीं। और दूसरी बार क्या किया इन्होंने, एक कैंडल लिया और बेलजार से ढक दिया, और उसी के अंदर एक जिंदा माइस रख दिया और एक मिंट का प्लांट लगा दिया, छोटा सा मिंट का प्लांट लगा दिया। अब बेटा हुआ क्या, इन्होंने देखा कि क्योंकि मिंट का प्लांट है और बेलजार से बाहर से अंदर लाइट चला जाएगा, तो वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया और अंदर ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया, जिससे ढकने के बाद भी माइस जिंदा रहा और जो कैंडल था वो बर्निंग करता रहा। तो इससे पता चल गया कहीं ना कहीं एयर बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इवन कैंडल के बर्निंग के लिए भी। तो वही है यहाँ पे, ही टोल्ड रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला। इन्होंने एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और बताया सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्होंने बताया कि फॉर फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज एसेंशियल। कैसे, एक्चुअल में हुआ क्या, इन्होंने एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि दिन के टाइम उसका जो लीफ रहता है ना, वो पानी में ऐसे तैरता रहता है। तो इन्होंने देखा कि दिन के टाइम पे हाइड्रिला प्लांट के लीफ के आसपास से बबल्स निकल रहे हैं, पानी में है वो लीफ ऐसे, तो बबल्स निकल रहे थे लीफ के किनारे किनारे सराउंडिंग से। वो बबल्स था क्या पता है, वो बबल्स ऑक्सीजन था, और रात में बबल्स निकल ही नहीं रहे थे। तो वो समझ गए कि दिन में जब लाइट पड़ा प्लांट के ऊपर तो प्लांट फोटोसिंथेसिस किया, और क्योंकि ऑक्सीजन निकलता है और पानी के थ्रू निकल रहा है क्योंकि प्लांट तो पानी में है, तो बबल्स के फॉर्म में निकल रहा था। तो उन्होंने बता दिया कि लाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रात में बबल्स नहीं निकल रहा था क्योंकि रात में लाइट नहीं था, तो बिना लाइट के प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, वही इन्होंने बता दिया। और जूलियस वॉन सैच साहब ने क्या किया, इन्होंने ही बताया कि ग्लूकोज बनता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एंड ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। इन्होंने बताया कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज बनाता है, और जो ग्लूकोज होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट का मतलब क्लोरोफिल, वो स्पेशल बॉडी में रहता है। स्पेशल बॉडी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इन्होंने बताया कि जो ग्रीन पिगमेंट है वो स्पेशल बॉडी के अंदर रहता है प्लांट में। स्पेशल बॉडी, स्पेशल स्ट्रक्चर है क्या, वो है क्लोरोप्लास्ट, ये बताया इन्होंने। इसके बाद नाम आता है एंजलमैन ने बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही एलिगेंट, बड़ा ही जानदार एक्सपेरिमेंट किया।
ही गेव द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। ही गेव द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लैडोफोरा एंड सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ग्रीन एल्गी, एक ग्रीन एल्गी है क्लैडोफोरा, उसके ऊपर और एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर बेस्ड था। हिज एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट ब्लू एंड रेड लाइट इज बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है बेटा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, निकलता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में एरोबिक बैक्टीरिया भरा हुआ था, पूरे कंटेनर में फैला हुआ था, और एक प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म से क्या किया इन्होंने विजिबल लाइट मतलब आप देखेंगे विजिबल लाइट का मतलब विव ग्योर आपको पता है, तो विजिबल लाइट पास किया, और कंटेनर में एरोबिक बैक्टीरिया भरा हुआ था, और उसी में क्लैडोफोरा रख दिया, ग्रीन एल्गी, और प्रिज्म रख के लाइट पास किया, लाइट क्लैडोफोरा के ऊपर पड़ा, तो क्लैडोफोरा क्या किया, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया। तो 7 कलर के लाइट थे, तो इन्होंने ये देखा कि जो ब्लू और रेड लाइट है, विव ग्योर, बी का मतलब ब्लू, और अंतिम में जो आर है, आर का मतलब रेड है, तो विव ग्योर में जो ब्लू और रेड रीजन है वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। मैक्सिमम ऑक्सीजन का मतलब फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हुआ ब्लू और रेड लाइट में। इसका मतलब ब्लू और रेड लाइट जो होता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट है फॉर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट होता है ब्लू और रेड लाइट। तो ब्लू और रेड लाइट ज़्यादा एल्गी ने एब्जॉर्ब किया और उसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा इवॉल्व हुआ, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया थे जिनको ऑक्सीजन चाहिए, पहले पूरे कंटेनर में ना पूरी तरीके से फैले हुए थे, लेकिन बाद में जब ब्लू और रेड लाइट में उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक बैक्टीरिया का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लू और रेड रीजन में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इससे यही पता चला कि ब्लू और रेड लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। प्लांट या एल्गी ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज़्यादा एक्शन होगा। एक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस होगा। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस गिवन बाय एंजलमैन साहब ने दिया था। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। उसके बाद नाम आता है कार्नेलियस वैन नील साहब का। इन्होंने बताया, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट ड्रिवन एक्शन या रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड reduces CO2 to carbohydrate using पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का यूज किया। ये जो कार्नेलियस वैन नील साहब थे, इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का यूज किया और बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट ड्रिवन प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से निकलता है। जैसे अभी हमने आपको रिएक्शन दिखाया था, वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड वाटर भी हो सकता है, या फिर कोई वाटर भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S भी हो सकता है, हाइड्रोजन जिससे निकलता है ना। तो वही बताया, इन विच हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा CO2 को, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा। किसके ऊपर प्रूव किया? पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर ना, ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट के केस में हाइड्रोजन कहाँ से आता है? वाटर से आता है। हाइड्रोजन डोनर इज वाटर। प्लांट के केस में हाइड्रोजन डोनर वाटर है। इन द केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ध्यान देना, इन द केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वाटर नहीं है, क्या है फिर वो? एनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में जो हाइड्रोजन डोनर है वो पानी नहीं होता, वाटर नहीं होता, कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो हम ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसको हम बोलेंगे फोटोलिथोट्रॉप्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे H2S हो गया ना, वाटर नहीं होता। यही वजह है
बैक्टीरिया के केस में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। एनऑक्सीजेनिक का मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व होता ही नहीं है, तो हम लिख देते हैं बेटा। तो देखिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया, दोनों के केस में। इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इसके भी केस में प्लांट की ही तरह वाटर यूज होता है, जिससे इन दोनों में हायर प्लांट और साइनोबैक्टीरिया में कैसा फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जनरेट हो। और इन द केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यहाँ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया नहीं लेंगे हम, साइनोबैक्टीरिया में तो ऑक्सीजेनिक होता है। इन द केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब जिसमें फोटोलिथोट्रॉप्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर, ये सब जो आते हैं ना, इन बैक्टीरिया के केस में वाटर यूज होता ही नहीं है, और वाटर का ही तो ऑक्सीजन निकलता था। तो इनमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होगा। ऑर्गेनिक में जैसे एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक में आप देखेंगे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब यूज होता है। तो इनमें आप देखेंगे बैक्टीरिया में होता है एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक का मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस होगा जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा ही नहीं, जनरेट होगा ही नहीं। ऑक्सीजन वाटर का होता था, वाटर यूज ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन भाई? तो वही चीज़ है ये। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। आप लिख लीजिए। अब एक नाम आपको हम और बताते हैं यहाँ पे। एक नाम है जैसे कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम बात करें तो एक दो साइंटिस्ट और बताते हैं आपको। जैसे रूबेन कामिन, रूबेन एंड कामिन, दो लोग थे, रूबेन एंड कामिन, और भी इनके साथ में बहुत सारे लोग थे। इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन वाटर का होता है, CO2 का नहीं होता। तो इन्होंने बताया टोल्ड दैट ऑक्सीजन या एयर रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस derived from water, not the CO2। तो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन ये H2O ये वाला ऑक्सीजन है, CO2 का ऑक्सीजन नहीं है, ये बताया। एक नाम और बता देते हैं आपको, रॉबर्ट एमर्सन, बड़ा ही फेमस नाम है, और इनके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया भी है बेटा, आता भी है। आपने कभी सुना होगा रेड ड्रॉप एंड एमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट, ये पढ़ा होगा। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट्स based on ग्रीन एल्गी क्लोरेला, ग्रीन एल्गा है क्लोरेला, उनके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ग्रीन एल्गी क्लोरेला है, इन्होंने क्लोरेला के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था ये हम आपको बता देते हैं, ध्यान देना। इन्होंने दो चीज़ दिया, एक तो इन्होंने दिया ही प्रपोज्ड, दो चीज़ बताया, एक तो
रेड ड्रॉप इफेक्ट और दूसरा है इमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट। इन्हेंसमेंट इफेक्ट, दो चीज बताया, रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट, ये बताया। तो क्या है ये आपको हम बता दें। देखिए दो चीज़ है, एक ही एक्सपेरिमेंट में दो इफेक्ट आपको पता चल गया, रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट। क्या है ये? इन्होंने ग्रीन एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ग्रीन एल्गी को क्या दिया? विजुअल लाइट दिया। विजुअल लाइट में विव गेवर दिया। तो इन्होंने जब विजुअल लाइट दिया तो ये देखा कि जब, ध्यान देना, इसके पहले दो चीज़ हम आपको और बता दें। आप देखिए एक टर्म यूज होता है पार। पार क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन, पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और ये होता है 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो लाइट है, जो लाइट या रेडिएशन है, सनलाइट जो आ रहा है बेटा, वो अगर 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के रेंज में है तो उसको बोलेंगे पार, क्योंकि इतने ही रेंज का लाइट है जो प्लांट के लिए काम का है। फोटोसिंथेसिस इतने ही लाइट के रेंज में होता है, इसके अलावा कम ज़्यादा होगा तो बेकार है, ठीक है, इसको बोलते हैं पार। और ये जो रेंज है बेटा, ये विजुअल लाइट का रेंज है, विजुअल रेडिएशंस है। जो विजुअल लाइट होता है ना, उसका रेंज 400 से 700 के बीच में आ जाता है तो वो पार में आ जाता है ना। विजुअल में विव गेवर हो गया, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है, ये पार में आ जाता है, ठीक है। तो दो है, रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड रॉबर्ट इमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट। तो इन्होंने ये देखा, अच्छा जो रेड है ना, रेड, ये जो रेड है ये करीब 680 नैनोमीटर के रेंज में आ जाता है। रेड मैक्सिमम इसका 680 नैनोमीटर है। तो आपने ये भी पढ़ा है कि एनर्जी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशनशिप होता है। एनर्जी और वेवलेंथ, एनर्जी और वेवलेंथ जो होता है इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है आपको हम बताएं। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या किया, क्लोरेला एल्गी को विजुअल लाइट दिया। तो जब लाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया, ध्यान देना 400 से 700 होता है पार, तो जब लाइट 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गया, तो क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड मतलब फोटोसिंथेसिस होना, मतलब ऑक्सीजन का इवॉल्व होना, या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से ज़्यादा लाइट दे दिया क्लोरेला को, तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट था, ऑक्सीजन निकलने का जो प्रोसेस था, वो बढ़ने के बजाय कम होने लगा, डिक्रीज होने लगा। और 680 किसका रेंज था? रेड लाइट का रेंज होता है। तो इसको बोलती है रेड ड्रॉप। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ड्रॉप करने लगा, रेड रीजन में ड्रॉप कर रहा है जब 680 से ज़्यादा आप दे रहे हो, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेड ड्रॉप। When the light of more than 680 nanometer wavelength given to the chlorella, then the rate of photosynthesis drops, and because this drop occurs in red region of spectrum, red region of spectrum, so called red drop effect, इसलिए नाम पड़ गया red drop effect, ठीक है। अब एक है इमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट। तो इन्हीं का एक्सपेरिमेंट दोनों था, एक ही एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ पता चल गया। तो इमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या है? इन्होंने ये देखा कि जब रेड और फार रेड लाइट, फार रेड, रेड मतलब 680 की रेंज वाला, फार रेड का मतलब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला। तो बेटा इन्होंने जब रेड और फार रेड लाइट दोनों एल्गी को एक साथ दिया, ध्यान देना, पहले क्या किया, पहले सिर्फ रेड लाइट दिया, एक फ्लैश दिया, फिर देना बंद कर दिया। फोटोसिंथेसिस करेगा, मान लो ऑक्सीजन कम निकला, ठीक है, फिर अगली बार मान लो 10 ऑक्सीजन निकला, फिर दूसरी बार फार रेड लाइट दिया, फ्लैश दिया, फिर देना बंद कर दिया, फिर ऑक्सीजन निकला, मान लो 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला,
तो 10 8 18 दोनों मिला दो कितना 18 होगा। फिर इन्होंने क्या किया, एक साथ रेड और फार रेड लाइट दोनों एक साथ में दिया, एक्सपोज कराया। पहले अलग अलग किया, अब एक साथ। तो जब एक साथ इन्होंने किया तो इन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो अचानक से बढ़ गया। रेड और फार रेड का जो दोनों का कंबाइंड टोटल कर दो तो उससे भी ज़्यादा हो गया, मतलब कंबाइंड टोटल 10 8 18 हो रहा है। जब रेड और फार रेड लाइट साथ में दिया तो ऑक्सीजन 20 मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा निकलने लगा। मतलब हम वैल्यू तो एक ऐसे हम बता रहे हैं आपको, तो ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा निकलने लगा, दोनों के कंबाइंड टोटल से भी ज़्यादा, तो बढ़ गया ना, इन्हेंस हो गया। इन्हेंस मतलब बढ़ जाना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इन्हेंसमेंट इफेक्ट। व्हेन द रेड एंड फार रेड लाइट गिवन टुगेदर इन क्विक सक्सेशन देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या क्वांटम यील्ड इंक्रीज्ड कॉल्ड इन्हेंसमेंट इफेक्ट। इसको बोला गया इन्हेंसमेंट इफेक्ट। और इससे क्या पता चलता है जानते हो? इससे ये पता चलता है बेटा कि कहीं ना कहीं दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। पढ़ा है ना PS1 PS2, दो फोटो सिस्टम है। एक फोटो सिस्टम रेड लाइट को लेता होगा, दूसरा फार रेड लाइट को लेता होगा। और बताओ फायदा किस में है? जब दोनों फोटो सिस्टम साथ में काम करे कि अलग अलग? जब साथ में काम करे, साथ में काम करेगा तो क्वांटम यील्ड क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा ना। तो वही तो है। तो ये नीट में आ चुका है बेटा, नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। आप इसको नोट कर लिए होगे, लिख लिए होगे ना, आप इसको पहले पूरा नोट कर लीजिए। तो इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या दिखाता है हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो इन्हेंसमेंट इफेक्ट है, इट प्रूव्स, ये प्रूव करता है दैट, पहला पॉइंट, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फोटो सिस्टम्स, दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं। दो फोटो सिस्टम है बेटा, PS1 एंड PS2। PS1 PS2 का डिस्कवरी इन्होंने ही तो किया था। और एंड सेकेंड पॉइंट है, दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं। बोथ फोटो सिस्टम्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करते हैं, साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ठीक है, ये प्रूव हो गया इन्हेंसमेंट इफेक्ट से। इन्हेंस मतलब बढ़ जाना। जब रेड और फार रेड अलग अलग दिए थे तो क्वांटम यील्ड कम था, जब दोनों साथ में किए तो दोनों के कंबाइंड टोटल से भी बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, इन्हेंस हो गया। और रेड ड्रॉप में जब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ मतलब रेड रीजन से भी ज़्यादा लाइट दिया तो क्वांटम यील्ड ड्रॉप हो रहा था, फोटोसिंथेसिस कम होता गया। ये प्रूव किया कि बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ, रेड ड्रॉप क्या प्रूव करता है कि बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ का रेडिएशन प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, यूजफुल नहीं है फॉर फोटोसिंथेसिस। हम कह रहे हैं वेवलेंथ ज़्यादा हुआ, एनर्जी तो कम होता जाएगा ना, तो एनर्जी तो प्रॉपर चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वही बताया कि बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ का लाइट जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा नहीं होता, यूजफुल नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में जानना जरूरी है, तो हम आपको बता देते हैं, आप इसको नोट कर लें पहले। यहाँ पे कुछ हम बेसिक टर्म्स बताए हैं बेटा। तो फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए जो बेसिक टर्म्स हैं, इन टर्म्स को जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए, एक टर्म यूज हुआ है फोटोन। फोटोन क्या होता है? जो लाइट पार्टिकल नहीं होता, लाइट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन। लाइट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, क्वांटा या क्वांटम, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कॉल्ड क्वांटा या क्वांटम। पढ़ा है ना, लाइट मतलब जो एनर्जी के पैकेट से बंडल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। लाइट पार्टिकल होता है, फोटोन का जो एनर्जी है वो क्वांटा है ना, पैकेट्स। तो क्वांटम कन्वर्जन वही हम बताए थे आपको ना कि प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन, सनलाइट का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी के फॉर्म में करते हैं ना। तो वही तो है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इन केमिकल एनर्जी। जो रेडिएशन का एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना कहलाता है क्वांटम कन्वर्जन, जो प्लांट करते हैं। क्वांटम रिक्वायरमेंट, आपको पता है कि प्लांट O2 लेता है, CO2 निकालता है, ये आपको पता है। तो
सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन निकालेगा। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, कितना लाइट लेके, कितना फोटोन लेके कितना ऑक्सीजन निकाला। द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा रिक्वायर्ड या फोटोन रिक्वायर्ड टू इवॉल्व वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ध्यान देना, एक ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए प्लांट को कितना फोटोन चाहिए, वही होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो 8 फोटॉन्स इंपॉर्टेंट है, 8 फोटोन चाहिए। 8 एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू, न्यू मतलब फोटोन, एच न्यू मतलब फोटॉन्स। 8 फोटॉन्स प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू इवॉल्व वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए 8 फोटोन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन इतना चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से आ जाएगा, ये हाइड्रोजन का जो डोनर होगा उससे आ जाएगा, जैसे वाटर है उससे आ जाएगा प्लांट के केस में, या बैक्टीरिया में H2S से आ जाएगा ना, तो वही है। और क्वांटम यील्ड क्या है, रिक्वायरमेंट का उल्टा, ये HNu/O2 था, यील्ड O2/HNu हो जाएगा, मतलब कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। देखिए, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इवॉल्व्ड पर क्वांटा ऑफ लाइट यूज्ड, तो इसका उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाता है। अब हम बात करेंगे, अगर कहीं भी लिख दें क्वांटम यील्ड, समझ जाना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस O2/HNu, तो बताइए कितना है, HNu कितना 8, तब एक ऑक्सीजन निकला 1/8। क्वांटम यील्ड होता है 1/8 मतलब 12.5%, मतलब 8 फोटोन यूज होगा तो एक ऑक्सीजन निकलेगा। स्टार-काइंस्टीन लॉ, स्टार-काइंस्टीन लॉ क्या होता है बेटा, आप इसी फोटोसिंथेसिस में अभी आगे पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे, जेड स्कीम पढ़ोगे। तो जब क्लोरोफिल, ध्यान देना बेटा, ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल कई टाइप का होता है, हम बात करेंगे, ये क्लोरोफिल ए है। तो स्टार-काइंस्टीन लॉ ये बोलता है कि जब क्लोरोफिल ए अभी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, अभी ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जब ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, जब क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ता है, फोटोन पड़ता है, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और इससे क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है जब इसके ऊपर क्या पड़ता है, लाइट पड़ता है, लाइट एनर्जी पड़ता है, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा तो ये ETS स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, वही स्टार-काइंस्टीन लॉ बोलता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है बेटा, फोटोसिंथेसिस में अभी हम बताने वाले हैं, आपको 2 रिएक्शन मिलेगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप। तो अब यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पार्ट्स है, एक तो है मेम्ब्रेन सिस्टम, यहाँ पे जो होता है मेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें मेम्ब्रेन सिस्टम है, और दूसरा है फ्लूइड पार्ट। 2 सिस्टम है यहाँ पे, एक तो फ्लूइड पार्ट है, दूसरा मेम्ब्रेन सिस्टम है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब जो थाइलाकोइड्स है, थाइलाकोइड्स या जो ग्रेना वाला पार्ट है, ग्रेनम वाला पार्ट, सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। और जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। फ्लूइड वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, अभी हमने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है रेडॉक्स प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है यहाँ पे। तो ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है बेटा, ये साइट है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीडेटिव फेज है, ऑक्सीडेटिव फेज होता है। लाइट रिएक्शन को ही हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटम कन्वर्जन होता है, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है ना।
तो इसमें बेटा आप देखेंगे वाटर का स्प्लिटिंग होगा लाइट रिएक्शन में, मेम्ब्रेन में ही। ये जो ग्रेना होता है, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होगा और O2 एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ये रिलीज होंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये यूज होगा, यूज्ड टू सिंथेसाइज ATP एंड NADPH2 ये। तो एक वाटर के स्प्लिटिंग से हाफ O2 निकलता है, हाफ O2 रिलीज होता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। आगे हम बात करेंगे। तो ATP और NADPH2 सिंथेसाइज होता है, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग या फिर एसिमिलेटरी पावर। इसको रिड्यूसिंग या एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं भी आपको हम बता देंगे। और ये जो फ्लूइड पार्ट है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ये है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन का साइट है, ये रिडक्टिव फेज है, ये रिडक्टिव फेज है। हमने बोला था ना फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस लाइट रिएक्शन था, ये डार्क रिएक्शन है। स्ट्रोमा में रिडक्टिव प्रोसेस होता है, डार्क रिएक्शन होता है। यहाँ पे CO2 रिड्यूस्ड, CO2 का रिडक्शन होता है, यही ATP और NADPH2 यूज करके। रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ATP एंड NADPH2। तो CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ATP एंड NADPH2, ठीक है। सो दैट जिससे ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड। तो ये स्ट्रोमा में होता है, फ्लूइड पार्ट में होता है। और ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये हमने आपको बता दिया। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो आप देखेंगे ना, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स, काम का बंटवारा होता है। काम क्या है? काम है फोटोसिंथेसिस। तो मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस का, और फ्लूइड पार्ट में स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो गया। तो काम का बंटवारा हो गया ना। क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन सिस्टम ने लाइट रिएक्शन का काम देख लिया और फ्लूइड पार्ट ने डार्क रिएक्शन का काम देख लिया, ठीक है। अब एक टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट के बारे में। तो आप देखिए, एक हेडिंग है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। जो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट होता है ना, वो लाइट के रेस्पॉन्स में होता है, अकर्स विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। तो अकर्स इन रेस्पॉन्स टू द इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस, इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस, इसके रेस्पॉन्स में होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट होता है, ये दो टाइप का है, टू टाइप्स। जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट है दो प्रकार का है। तो आप ये बताइए क्लोरोप्लास्ट है कहाँ? आपने पढ़ा है कि प्लांट में मेसोफिल सेल्स होते हैं, हायर प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट। तो मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस के थ्रू ऐसे घूमता रहता है, मूव करता रहता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट है
ये साइक्लोसिस की वजह से होता है, साइक्लोसिस से होता है। तो दो टाइप का मूवमेंट है, एक तो है आप देखेंगे एक्युमुलेशन रेस्पॉन्स, दूसरा है अवॉइडेंस रेस्पॉन्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ मौजूद है? लीफ में, मेसोफिल सेल में है। तो आप देखेंगे एक्युमुलेशन रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है जब सनलाइट बहुत डिम है, मतलब बहुत बादल सा छाया है, लाइट बहुत कम है, डिम है, तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट को लाइट चाहिए, उसमें पिगमेंट है, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के अंदर साइक्लोसिस वाले प्रोसेस से मूव करते हुए ना मेसोफिल सेल में ऐसे पोजीशन पे आ जाता है जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा वो। तो इसको बोलते हैं एक्युमुलेशन रेस्पॉन्स। क्यों होता है? टू मैक्सिमाइज लाइट अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं अकर्स when the sunlight या इंसिडेंट लाइट इज लो, कम है, डिम है, तब ऐसा होता है। तो इन सच केस क्लोरोप्लास्ट मूव थ्रू साइक्लोसिस होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ध्यान देना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक प्रोसेस आपने पढ़ा है, थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये साइटोस्केलेटन्स कराते हैं, प्रोटीन्स। क्लोरोप्लास्ट मूव थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विदिन द मेसोफिल सेल्स। जो लीफ में मेसोफिल सेल होता है उसी के अंदर घूमता रहता है। मेसोफिल सेल्स टू अ पोजीशन, एक ऐसे पोजीशन पे चला जाता है, टू अ पोजीशन विच इज परपेंडिकुलर। याद रखना, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन टू मैक्सिमाइज लाइट अवेलेबिलिटी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल सके ना, अवेलेबिलिटी। इसे ही बोलते हैं एक्युमुलेशन रेस्पॉन्स। तो ऐसे पोजीशन पे चला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिले, परपेंडिकुलर चला गया मैक्सिमाइज करने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे ना, ये कब होगा? अकर्स व्हेन द सनलाइट इज ब्राइट। जब सनलाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, इंटेंस होता है। तो एक बार बताएं, जब सनलाइट बहुत तेज होता है लाइट ना, तो क्लोरोप्लास्ट को बहुत खतरा होता है। क्लोरोप्लास्ट का फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा लाइट उसके ऊपर पड़ेगा। तो क्लोरोप्लास्ट बचना चाहेगा जब बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट होगा। तो वो साइक्लोसिस से मेसोफिल सेल में घूमते हुए ना साइड में एकदम चला जाता है, जो इंटेंस लाइट के पैरेलल हो, जिससे लाइट को मिनिमाइज किया जा सके। तो इसको बोलते हैं अवॉइडेंस रेस्पॉन्स। अवॉइड कर रहा है ब्राइट लाइट को ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अकर्स व्हेन द सनलाइट इज ब्राइट। तो ऐसे केस में आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट मूव टू अ पोजीशन, एक ऐसे पोजीशन पे चला जाएगा, पोजीशन विच इज पैरेलल टू इंसिडेंट रेडिएशंस, इंसिडेंट रेडिएशन के पैरेलल है, टू प्रोटेक्ट, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई इंटेंसिटी
रेडिएशंस, हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस, इसको हम लिखते हैं HIR, हाई इंटेंसिटी रेडिएशन। तो बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट होगा तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा डैमेज हो जाता है। तो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचने के लिए वो पैरेलल पोजीशन पे चला जाता है ना। तो आप लिख लेना, ये नोट कर लो, पूरा लिख लो। तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट गेट फोटो ऑक्सीडाइज्ड, फोटो ऑक्सीडाइज्ड मतलब वो डैमेज्ड हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है अगेंस्ट HIR, डैमेज हो जाता है इन HIR का मतलब है हाई इंटेंसिटी रेडिएशन। जब सनलाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है तो ये डैमेज हो सकता है या हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्लोरोप्लास्ट में अवॉइडेंस रेस्पॉन्स होता है, और एक्युमुलेशन रेस्पॉन्स जब होगा जब लाइट बहुत डिम रहेगा तो लाइट लेना चाहेगा, कम लाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाता है ना, इसलिए होता है एक्युमुलेशन रेस्पॉन्स। आप इसको ना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं, लिख लीजिए। तो एक टेक्निक होता है बेटा जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसके थ्रू द टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फ्रॉम द लीफ। आपको पता है कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं, लीव्स में पिगमेंट होता है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। तो अगर हम आपसे बोल दें कि लीव से आपको क्लोरोफिल आइसोलेट करना है तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कई टाइप का है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे हैं। तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, ध्यान देना, लोग केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू हम लीफ से जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में, क्योंकि पिगमेंट्स ही होता है जो सनलाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है। पिगमेंट्स कैप्चर सोलर रेडिएशंस, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट होते हैं एब्जॉर्ब लाइट्स एट डिफरेंट या स्पेसिफिक वेवलेंथ। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं एब्जॉर्ब्स लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ या अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पिगमेंट्स में जैसे क्लोरोफिल ए है, इसका कलर क्या होता है? ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है। और क्लोरोफिल बी जो होता है येलो ग्रीन कलर का होता है। ये कैरोटीनॉइड्स जो होता है, कैरोटीनॉइड्स इनको बोलते हैं सील्ड पिगमेंट, सील्ड पिगमेंट बोलते हैं। सील्ड मतलब ढाल की तरह होता है ये क्लोरोफिल ए का प्रोटेक्शन करता है, अभी हम बात करेंगे। ये दो टाइप का है। कैरोटीनॉइड्स एक कलेक्टिव टर्म है कैरोटीन और जेंथोफिल के लिए, ठीक है, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। तो दो टाइप का है, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। जो कैरोटीन्स होता है इनका फार्मूला है C40H56। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स है, येलो टू येलो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। और जो जेंथोफिल होता है ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन है एक तरीके से। क्यों? C40H56 सेम फार्मूला प्लस O2 लगा हुआ है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। तो दोनों का स्ट्रक्चर भी लगभग एक जैसा होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है। तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन है मान लो आप, और ये येलो कलर्ड होता है, येलो कलर्ड। तो जेंथोफिल भी कई टाइप का है, ध्यान देना, जेंथोफिल भी मैनी टाइप्स होता है। एल्गी में पढ़ा होगा, फ्यूकोजेंथिन, डायटोजेंथिन, ये सब डायटम्स वगैरह में पढ़ा होगा। कैरोटीन भी कई टाइप का है, मैनी टाइप्स, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये सब पढ़ा है। कैरेट जो होता है, डॉकस कैरोटा, गाजर का जो गाजरी कलर होता है वो इसी अल्फा बीटा कैरोटीन की ही वजह से होता है। तो कैरोटीन में भी अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल भी कई टाइप का है। तो ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं बेटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देखिए क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं। जो क्लोरोफिल होता है ये टैडपोल के आकार में होता है, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर विथ पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल होता है और एक हेड होता है, टैडपोल की तरह होगा स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल 9 प्रकार का है टोटल, क्लासिफाइड बाई आर्नन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था
आर्दन ने बताया, उसने क्लोरोफिल को क्लासिफाई किया, बताया क्लोरोफिल कुल मिला के 9 टाइप्स का है, 9 प्रकार का क्लोरोफिल है। आर्दन ने 9 ग्रुप में क्लासिफाई किया, क्लोरोफिल ए बी सी डी ऐसे ना 9 बताया। तो क्लोरोफिल ए जो होता है मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है। क्यों? क्योंकि फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, ये हर एक प्लांट में मिलेगा। अगर फोटोसिंथेटिक है तो उसमें क्लोरोफिल ए जरूर होगा। तो क्लोरोफिल ए जो होता है मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है। फार्मूला क्या है? C55H72O5N4Mg, ब्लू ग्रीन कलर का होता है ये। और क्लोरोफिल बी जो होता है ये येलो ग्रीन कलर का होता है, इसका फार्मूला C55H70O6N4Mg। एक्चुअल में देखिए यहाँ H72 है, यहाँ पे S70 है, यहाँ O5 है, यहाँ पे O6 है, बाकी सब कुछ वही है। एक्चुअल में है क्या ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। ये इसलिए होता है, अभी हम बता देंगे क्या डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए में ना हमने बताया नहीं कि पोरफायरिन हेड है, वो एक्चुअल में जो हेड होता है वो टेट्रापायरॉल रिंग के फॉर्म में होता है। 4 रिंग होता है, टेट्रापायरॉल रिंग के फॉर्म में होता है। तो उसमें आप देखेंगे जो क्लोरोफिल ए है एट द थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पायरॉल रिंग, 4 पायरॉल रिंग है, उसमें जो सेकंड कार्बन एट द थर्ड कार्बन जो होता है उस पर आप देखेंगे इन क्लोरोफिल ए एट द थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पायरॉल रिंग एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। ध्यान देना, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इन क्लोरोफिल बी एट द सेम पोजीशन कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, सॉरी यहाँ पे एक्चुअल में ना, यहाँ पे आप देखेंगे 2 H2 ज़्यादा है और यहाँ पे 1 O6, मतलब 2 हाइड्रोजन कम है लेकिन 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा, गलती से हमने एल्डिहाइड बोल दिया, मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप रहता है, ये कीटो ग्रुप रहता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो यही वजह है, देखिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ गया और एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। तो देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CHO है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बढ़ गया। तो फिर से सुन लो, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है, फार्मूले में डिफरेंस कैसे आया। इन क्लोरोफिल ए एट द थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पायरॉल रिंग मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, CH3 ग्रुप प्रेजेंट, वेयर एज इन क्लोरोफिल बी एट द सेम पोजीशन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। यही वजह है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ज़्यादा दिख रहा है ना, इसलिए फार्मूले में डिफरेंस आ जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और भी बताते हैं। क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा और भी बात करेंगे, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे हम बताएं बेटा कि जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। ये मेन पिगमेंट होता है बेटा, मेन पिगमेंट होता है, इसको हम रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं। रिएक्शन सेंटर इज द मेन पिगमेंट। मेन पिगमेंट का मतलब ये इकलौता पिगमेंट है जो क्वांटम कन्वर्जन कराता है, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में कराता है, इज द मेन पिगमेंट। ये मेन पिगमेंट है एंड इज द ओनली पिगमेंट, ये इकलौता पिगमेंट है, ओनली पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन क्वांटम कन्वर्जन क्या था, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होना, ठीक है। इट इज द ओनली पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन क्वांटम कन्वर्जन एंड रेस्ट अदर्स आर एसेसरी पिगमेंट्स, ध्यान देना, एंड रेस्ट अदर पिगमेंट्स आर
accessory pigments. Rest others are accessory pigments and are involved in protection of क्लोरोफिल ए, जो रिएक्शन सेंटर है, इसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज अगेंस्ट हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो सबसे मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, क्योंकि इकलौता यही पिगमेंट है जो क्वांटम कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। सोलर एनर्जी का कन्वर्जन ये केमिकल एनर्जी में कराता है, इसके अलावा कोई और पिगमेंट ये काम करता ही नहीं है। तो सभी पिगमेंट का तो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी पिगमेंट होंगे बेटा, आप देखोगे ना, इसके अलावा जितने भी पिगमेंट होंगे, सबका काम क्या है कि जो क्लोरोफिल ए है उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और उसको बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट से बचाएंगे। मतलब जो उन सभी पिगमेंट को हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए को छोड़ दो, बाकी सभी, जैसे क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, जितने भी हैं, कैरोटीन्स, जैंथोफिल्स, ये सब जितने भी पिगमेंट हैं सब एसेसरी पिगमेंट हैं। तो इनका काम है, ये सनलाइट को पहले खुद ही ले लेंगे। जो एसेसरी पिगमेंट है सनलाइट को खुद ही पहले ले लेंगे, ताकि जो डैमेज होना है हम ही हो जाए, रिएक्शन सेंटर बचा रहे। क्योंकि डायरेक्टली अगर रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाइट पड़ेगा तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है, और अगर वो डैमेज हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। मेन तो सेंटर वही है जो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करा रहा है। बाकी सब एसेसरी पिगमेंट है ना, रेस्ट आर एसेसरी पिगमेंट्स जो हेल्प करेंगे उसको प्रोटेक्शन का काम करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज अगेंस्ट हाई इंटेंसिटी रेडिएशन। अब आप ये देखिए जरा, जो क्लोरोफिल ए है एंड कैरोटीन, इन दोनों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। क्यों? क्योंकि ये हर एक प्लांट में मिलते हैं। अब क्लोरोफिल बी, जैसे बी सब में नहीं मिलता है। जैसे क्लोरोफिल बी एल्गी में देखिए, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी दोनों है, लेकिन ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में बी नहीं मिलेगा। ए तो सब में मिलेगा लेकिन बी सब में नहीं मिलेगा। तो ए यूनिवर्सल हो गया, कैरोटीन भी सब में मिलेगा, यूनिवर्सल पिगमेंट। मतलब ये फाउंड इन ऑल प्लांट्स, ये सभी प्लांट में मिलेगा, तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। तो ठीक है, तो आप ये सब याद रखिए बेटा, नोट करिएगा आप लोग। जो कैरोटिनॉइड्स होता है, कैरोटिनॉइड्स को हम बोलते हैं सील्ड पिगमेंट। सील्ड पिगमेंट बोलते हैं ना, सील्ड का मतलब ढाल। ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है ना, क्लोरोफिल ए को बचाता है डैमेज से, इसलिए इसको बोलता है सील्ड पिगमेंट। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस, अगर हम क्लोरोफिल के सिंथेसिस की बात करें, क्लोरोफिल कैसे बनता है, तो आप उसमें देखेंगे बेटा, इसमें क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए जरूरी क्या क्या होता है हम आपको बता दें। आपने जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम में पढ़ा होगा, याद है क्या? पहले हम क्लोरोफिल का डायग्राम दिखा देते हैं। तो इसमें जो डायग्राम पहले हम दिखा देते हैं, फिर सिंथेसिस के बारे में भी हम बात कर लेंगे। क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में आप देखिएगा एक ऐसे हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ऐसे टेल निकला रहता है, टेल। तो बीच में सेंट्रल मेटल आयन होता है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। तो ये पोरफायरिन होता है, पोरफायरिन बोलते हैं, पोरफायरिन हेड। ये फाइटॉल टेल है, फाइटॉल टेल, ये फाइटॉल टेल होता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये किससे जुड़ा रहता है पता है? ये थाइलाकॉइड है, ये सिक्के की तरह, थाइलाकॉइड
मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से क्लोरोफिल अटैच रहता है, तो इसका काम है अटैचमेंट। फाइटोल टेल का काम है अटैचमेंट करना। ये अटैच करता है, अटैच क्लोरोफिल टू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्लोरोफिल को थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से जोड़ता है, अटैच करता है। ये हाइड्रोकार्बन का टेल है C20H40, 20 कार्बन 40 हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ टेल होता है जो फाइटोल टेल है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अटैचमेंट का काम है, हाइड्रोकार्बन का टेल है। एब्सेंट है ये, एब्सेंट इन क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी में ये एब्सेंट होता है। और ये जो पोरफायरिन हेड होता है बेटा, हमने बताया ना टेट्रापायरोल रिंग के फॉर्म में होता है, तो ये आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन कंटेनिंग होता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये ऑल्सो फाउंड इन हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम में भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम में भी आपको यही हेड मिलेगा। तो ये ऐसे 4 रिंग होगा, 4 रिंग होगा, तो उसको हम बोलते हैं टेट्रापायरोल रिंग। और ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं इसको, मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको, फिर आगे हम बात करते हैं ना। आप पहले इतना लिख लीजिए आप इसको। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। कैसे क्लोरोफिल बनता है, सिंथेसिस होता है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो जो क्लोरोफिल होता है बेटा, जो क्लोरोफिल होता है, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस के बारे में। जो क्लोरोफिल है इसके लिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए चाहिए प्लस ग्लाइसिन अमीनो एसिड चाहिए। ये कहाँ से आएगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये रॉ मटेरियल है, ये आता है फ्रॉम TCA साइकिल, फ्रॉम TCA साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल से आता है, ठीक है। तो दोनों के मिलने से बनता है प्रोटोक्लोरोफिल, ये बनता है। इसको हम क्लोरोफिलिडी भी बोलते हैं, क्लोरोफिलिडी भी बोलते हैं, या प्रोटोक्लोरोफिल बोलते हैं। और फिर इसके ऊपर लाइट पड़ता है, जब सनलाइट, लाइट पड़ता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और मैग्नीशियम आयन है, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में ये बन जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ फाइटोल टेल, फाइटोल टेल के हेल्प से ना, ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको कुछ ग्राफ है, 1-2 वो हम आपको दिखा देते हैं ना, आप इसको लिख लें। तो यहाँ पे देखिए बेटा, 2 हमने ग्राफ दिखा रखा है। दोनों ग्राफ का क्या मतलब है आपको हम बता दें, पहले ध्यान से समझिएगा। एक साइड में यहाँ पे हमने ये ग्राफ, ये ए है, पहला वाला फिगर है, ये सेकंड वाला फिगर है, ठीक है। 2 है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो पहले में देखिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन मतलब जो अलग अलग वेवलेंथ के जो रेडिएशंस हैं उनको अलग अलग पिगमेंट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। डिफरेंट पिगमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अलग अलग पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है कि वो कितने रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ लिखा है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, लाइट का एब्जॉर्प्शन दिखा रखा है। और यहाँ पे पार लिखा है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, नैनोमीटर है वेवलेंथ में। ये 400, 500, 600, 700, 700 तक होता है, 400 से 700 होता है पार। तो आप ये देखिए, आपको याद है पार
विव ग्योर, विव ब्लू लगभग 400 से 500 के रेंज में रहेगा, बीच में रहेगा। रेड करीब 680 के आसपास रहता है रेड। तो ये देखिए ब्लू रीजन में, और आपको ये भी पता है एंजेलमान के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था कि ब्लू और रेड लाइट बोथ आर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ब्लू रीजन में जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? क्लोरोफिल बी। मतलब ब्लू लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी करता है, फिर ए करता है, सबसे कम कैरोटिनॉइड्स करता है। फिर से सुनना, ब्लू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी करेगा, फिर ए करेगा, कैरोटिनॉइड करेगा फिर। और रेड रीजन में मतलब रेड लाइट को एब्जॉर्ब मैक्सिमम क्लोरोफिल ए करेगा, फिर बी करेगा, कैरोटिनॉइड नहीं करता, बहुत ही मिनिमम करता है। तो ये दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस का। तो क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, फिर ए करेगा, फिर कैरोटिनॉइड। और रेड रीजन में रेड लाइट को मैक्सिमम ए एब्जॉर्ब करेगा, फिर बी करेगा। ये हमने दिखा रखा है। और दूसरा आप देखिए ग्राफ, जो दूसरा ग्राफ है ये पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब जाहिर सी बात है जब प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जब प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रेस्पॉन्स तो आएगा, एक्शन तो आएगा। एक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो इधर हमने लिख दिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ब्रैकेट में O2/hν। इसी को हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। और आपको पता है क्वांटम यील्ड क्या दिखाता है? क्वांटम यील्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखाता है, ठीक है। तो एक साइड में लिखा हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ब्रैकेट में लिखा है क्वांटम O2/hν मतलब क्वांटम यील्ड। और एक साइड में यहाँ पे हमने लिखा है पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन दिखा रखा है हमने, नैनोमीटर लिखा है वेवलेंथ में। तो आप ये देखिए बेटा जरा, ब्लू रीजन ये क्या है? ये क्या दिखा रहा है? ये ऑक्सीजन दिखा रहा है बेटा, ऑक्सीजन को इवॉल्व होते हुए दिखा रहा है ये। तो देखिए इधर लाइट हमने दिखा दिया, इधर ऑक्सीजन दिखा दिया। तो O2/hν, ये O2 है और ये hν है, फोटोन है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आप देखिए ये ब्लू रीजन में और रेड रीजन में हो रहा है। ग्रीन लाइट वगैरह में फोटोसिंथेसिस बहुत ही कम होता है, देखिए आप, बहुत कम। विव ग्योर ब्लू है ये और लास्ट में रेड है, तो इस पर फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये दिखा रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम यही बता रहा है कि ब्लू और रेड रीजन में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मतलब ब्लू एंड रेड लाइट आर, आप देखेंगे ब्लू एंड रेड लाइट आर मोस्ट एफिशिएंट या बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये भी बता दें ब्लू एंड रेड लाइट बोथ आर इक्वली इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, इक्वली इफेक्टिव। हालांकि एफिशिएंसी अगर हम देखें रेड लाइट का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बाकी बोथ आर इक्वली इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस एंड आर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। ये एंजेलमान के एक्सपेरिमेंट से ही पता चल गया था। तो ये आपको दिख रहा है। एनसीईआरटी में एक तीसरा डायग्राम भी है। अच्छा एक चीज़ ये भी बता दें आपको, जितना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, कि बोथ एक्शन स्पेक्ट्रम, बोथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम आर पैरेलल एंड हैव 1-to-1 ओवरलैप। ध्यान देना, एक लाइन अभी हम लिख देंगे कि बोथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम आर पैरेलल एंड हैव 1-to-1 ओवरलैप। इसका क्या मतलब है? पैरेलल एंड 1-to-1 ओवरलैप का मतलब जितना ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा एक्शन होगा। एक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा। पैरेलल है एक दूसरे के। एंड 1-to-1 ओवरलैप मतलब जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज्यादा रेस्पॉन्स आएगा, उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा। तो बोथ हैव 1-to-1 ओवरलैप एंड आर पैरेलल, ये लिखा हुआ है। अब एक तीसरा ग्राफ भी बना है, एक एनसीईआरटी में तीसरा ग्राफ भी बना। ये पहला था, ये दूसरा था। हम तीसरा आपको इसी में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हम तीसरा डायग्राम इसी में दिखा दे रहे हैं। तो जो तीसरा डायग्राम है बेटा, आप इसको पहले बना लीजिए, फिर हम तीसरा दिखा देंगे। बन गया होगा। तो एनसीईआरटी का जो तीसरा डायग्राम है उसमें एक साइड में लिखा है लाइट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है।
बाकी यहाँ पे हमने लिख दिया है पार। तो ये डायग्राम ये बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, और साथ में जो क्लोरोफिल ए वाला है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा दिया है। तो आप देखिए, ये दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम लेबलिंग कर देते हैं, लिख देते हैं। ये जो फिगर है, फिगर क्या दिखा रहा है? ये एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस का, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है क्लोरोफिल ए का। तो फिगर में क्या दिखा रहा है? एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। तो ये देखिए, ये एक्शन स्पेक्ट्रम हो गया फोटोसिंथेसिस का, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये डायग्राम जो अभी था दूसरे ग्राफ में दिखाया था, और ये देखिए क्लोरोफिल ए का ये हमने ले लिया है, क्लोरोफिल ए का ले लिया है ये हमने। तो एक्चुअल में ये बताइए, लाइट का एब्जॉर्प्शन तो हर कोई कर रहा है, क्लोरोफिल ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, कैरोटीनॉइड भी कर रहा है, तो ये फोकस क्लोरोफिल ए पे क्यों किया है? ये तीसरा ग्राफ ये दिखाना चाहता है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो रियल में क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। जब क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब करेगा तभी एक्शन होगा, क्योंकि ये मेन पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट अकेले कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करा सकते हैं। बिना रिएक्शन सेंटर के मेन पिगमेंट के फोटोसिंथेसिस कैसे हो जाएगा? ये तो मेन पिगमेंट है ना। तो थर्ड ग्राफ में ये फोकस कर रहा है कि द एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, तभी एक्शन होगा, तभी फोटोसिंथेसिस होगा, तभी ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ये यहाँ पे दिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बना लीजिए आप इसको। तो बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैकेनिज्म में आपको पता है कि एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। दो फेजेज में होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज। साइट पता है आपको, थैलाक्वाइड्स ऑफ ग्रेना, ग्रेना रिएक्शन इसलिए भी बोलते हैं। ये ऑक्सीडेटिव फेज है। तो क्या क्या इवेंट होता है लाइट रिएक्शन में, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे? देखिए, एक तो लाइट रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, कॉमा करके यहाँ पे हमने लिखा है, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन का रिलीज होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2, एटीपी एंड NADPH का फॉर्मेशन होगा। ये अच्छा याद रखना, रेस्पिरेशन में NADH बनता है, फोटोसिंथेसिस में NADPH बनता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और हाइड्रोजन है तो रेड्यूस फॉर्म में है ना, हाइड्रोजन नहीं है तो रेड्यूस फॉर्म में नहीं है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो पिगमेंट में थोड़ा सा हम और बात करते हैं यहाँ पे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या है, फोटो सिस्टम क्या है, हम आपको बता दें। तो द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। दो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट और सेकंड, विद इन फोटो सिस्टम 1 and 2। दो फोटो सिस्टम है, PS1 एंड PS2, और इसमें दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, LSC1 LSC2। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फोटो सिस्टम में क्या होता है? तो देखिए, ईच फोटो सिस्टम्स इज कंपोज्ड ऑफ ए रिएक्शन सेंटर। उसमें एक रिएक्शन सेंटर होगा जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल होगा क्लोरोफिल ए का, जो रिएक्शन सेंटर का काम करेगा, एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर होगा प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, बाउंड टू प्रोटीन्स, जो अपने प्रोटीन से अटैच होंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर बाय इंडक्टिव रेजोनेंस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, रेजोनेंस,
where primary photochemical reaction occurs, that is absorption of light quanta and release of an electron, क्वांटम कन्वर्जन यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम में दो चीज़ है, एक तो रिएक्शन सेंटर है और दूसरा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जिसमें एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो अपने प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं। ये क्या करेंगे, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर लाइट का जो एनर्जी है ना उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ये रिएक्शन सेंटर के पास। तो पहले खुद ही लाइट ले लेंगे ताकि जो इंटेंस लाइट है वो अपने ऊपर ही पड़े, रिएक्शन सेंटर डायरेक्टली ना पड़े उस पर, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। फिर अपने से एनर्जी वहाँ तक, फिर अपने से एनर्जी रिएक्शन सेंटर के पास भेजेंगे, तो एनर्जी तो कम हो जाएगा ना, डायरेक्टली वो ले रहा है फिर रिएक्शन सेंटर के पास जा रहा है। तो एसेसरी मॉलिक्यूल्स, एंटीना मॉलिक्यूल्स के बाद फिर पहुंचेगा रिएक्शन सेंटर पे, तो लाइट का एनर्जी कम हो जाएगा। ये इंडक्टिव रेजोनेंस है। फिर जब क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर लाइट लेगा फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको लिख लें। तो यहाँ पे देखिए, जो फोटो सिस्टम्स हैं पीएस, आपको पता है फोटो सिस्टम दो टाइप का है, एक है PS1 फोटो सिस्टम 1 और एक है PS2 फोटो सिस्टम 2। तो हर एक फोटो सिस्टम में क्या है पता है, हर एक फोटो सिस्टम में देखेंगे LHC1 है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ना, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, या इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स 1 भी बोल सकते हैं। इसके अलावा रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर है यहाँ पे। और ऐसे ही आप देखिए PS2 में क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड है प्लस रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर ये है। और ये जो रिएक्शन सेंटर होता है ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। यहाँ पे, यहाँ भी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटे, इसमें क्या क्या होगा पता है, इसमें होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो होंगे, प्लस इनसे रिलेटेड जो प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स वो होंगे, प्लस प्रोटीन्स। ऐसे यहाँ भी LHC2 में भी आप देखेंगे एसेसरी पिगमेंट्स और प्रोटीन्स, उनसे रिलेटेड प्रोटीन्स होंगे। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये डायरेक्टली लाइट इस पे नहीं आने देंगे, खुद ही लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, बाद में इनके पास पहुंचेगा। नहीं तो ये जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर डैमेज हो सकता है, इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है ना। तो इसको बचाने के लिए सारा प्रोसेस होता है कि जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये जो PS1 होता है इसका दूसरा नाम है P700 और इसका नाम है P680, P680 इसका नाम है। क्यों ऐसा नाम है पता है, ये जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है PS1 में, ये एब्जॉर्ब लाइट ऑफ मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। मतलब यहाँ पे जो क्लोरोफिल, ध्यान देना, जो PS1 है फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसमें जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का है। मतलब
ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ से ज़्यादा की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। 690, 95, 700 तक कर सकता है। 700 नैनोमीटर वेवलेंथ से ज़्यादा की लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए नाम पड़ गया इसका P700। इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो PS2 है, इसमें जो क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर है, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इसका जो है ना वो 680 नैनोमीटर तक का है, मतलब 681 का एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसका मैक्सिमम लिमिट 680 तक का है। ये 701 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम लिमिट इसका 700 है। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। बना लीजिए डायग्राम। तो LSC प्लस रिएक्शन सेंटर, LSC में एसेसरी पिगमेंट्स और प्रोटीन्स, तो ये सब मिला के बनाते हैं फोटो सिस्टम। तो दो फोटो सिस्टम है, ये आपने पढ़ा है, दो फोटो सिस्टम है। ये रॉबर्ट एमर्सन का जो इन्हेंसमेंट इफेक्ट था उसी से पता चल गया था कि दो फोटो सिस्टम है। और आपने ये भी पढ़ा है कि दोनों फोटो सिस्टम जो होते हैं एक साथ काम करते हैं, साइमल्टेनियसली काम करते हैं, आपने ये भी पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए ज़रा, NCERT का एक डायग्राम है, आपने देखा है। तो बेटा है क्या ना, ये सब जो हम गोले गोले दिखा रखे हैं ना, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये सब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं। और ये है रिएक्शन सेंटर, जिसमें क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए, बाकी सब क्या है, ये एसेसरी पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल बी, सी, डी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब एसेसरी पिगमेंट्स है। बाकी ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं, प्लस इनके साथ इनके प्रोटीन्स भी रहते हैं। तो आप देखिए, ये सोलर रेडिएशन आया, ये सनलाइट आया, फोटोन आया, एच न्यू हमने लिख दिया ना, एच न्यू क्या है, फोटोन है, लाइट आया ये। तो बताइए, ये जो फोटोन आया ये सीधे रिएक्शन सेंटर पे नहीं पड़ता है, नहीं तो रिएक्शन सेंटर डैमेज हो जाएगा। देखिए, ये जो लाइट एनर्जी आया, ये पहले इसके पास आया, एसेसरी पिगमेंट के पास। जैसे मान लो ये कैरोटिनॉइड्स है, कैरोटिनॉइड्स से फिर ये आया क्लोरोफिल बी के पास आया, फिर बी से ए के पास गया। मतलब ये धीरे धीरे, मतलब डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं आएगा। ये कैरोटिनॉइड्स फिर बी फिर ए के पास आया, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो लाइट का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे आप, तो यहाँ पे हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर मतलब ज़्यादा एनर्जी कम हो रहा है ना, एनर्जी कम होता जा रहा है। एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा, पांचवा लेंगे तो पांचवें तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कैरोटिनॉइड्स फिर क्लोरोफिल बी फिर ए, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और जैसे ही क्लोरोफिल ए को लाइट का एनर्जी मिलेगा, इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ध्यान देना, यहाँ से फिर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन, ये हमने दिखा दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी ज़्यादा से कम होता जा रहा है। जैसे रिएक्शन सेंटर तक पहुँचेगा एनर्जी कम हो जाएगा, और जैसे ही क्लोरोफिल को लाइट का एनर्जी मिलेगा, इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। स्टार-काइंस्टीन लॉ में हमने बताया था। तो ये डायग्राम में क्या दिखा रखा है, डायग्राम में ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे दिखा रखा है फोटो सिस्टम दिखा रखा है।
और फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है बेटा, और रिएक्शन सेंटर भी आ जाता है, दोनों आ जाता है। तो याद रखना, लाइट कभी सीधे, अब देखो ये सीधे लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे भी पड़ सकता है, नहीं, सन से सीधे रिएक्शन सेंटर पर नहीं पड़ेगा, ये डैमेज हो जाएगा, और अगर ये डैमेज हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है। तो लाइट पहले सीधे कैरोटिनॉइड्स के पास पहुंचेगा, फिर क्लोरोफिल बी के पास पहुंचेगा, फिर ए के पास। तो लाइट का एनर्जी कम होता जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कम एनर्जी पहुंचा यहाँ तक, जिससे ये डैमेज नहीं हुआ, एनर्जी कम है। और जैसे इस पे लाइट मिला, एनर्जी मिला इसको, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, फिर ETS शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो आज का जो क्लास है बेटा, आप इसको बना लीजिए, आज का जो क्लास है, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे फिर इसके बाद के लाइट रिएक्शन पूरा मैकेनिज्म, फिर डार्क रिएक्शन बताएंगे। तो ये चैप्टर जो है ना, अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।